मॉर्निंग बच्चों। तो कल मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था। आई होप कि आपने उसको सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं किया तो हम लोग उसको अभी सॉल्व करेंगे और आप मैच करवा के देखो कि अगर आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कल हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें कौन मदद कर रहा था? हमारी डिफरेंशिएशन। दैट्स वाई उसको हम लोग यहां पढ़ रहे थे। अच्छा, और मैंने कल क्या बोला था आपको कि उन रूल्स को तभी अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन का यूज तभी करना है जब वो परसेंटेज चेंज 5% से कम हो। कितने से कम हो? 5% से कम हो। ओके, ज्यादा में नहीं कर सकते, ज्यादा में फिर वो डेल्टा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिर कल ट्रिक बताया था मैंने आपको, एक क्या ट्रिक बताया था कि जिस क्वांटिटी में भी आप चेंज करते हो उसके पावर से उसके परसेंटेज चेंज में मल्टीप्लाई कर लो तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इन चीजों को हम लोग कल पढ़े थे और उसका अप्लाई करते हैं जो होमवर्क था उसमें। तो आपको याद होगा फर्स्ट होमवर्क में मैंने आपको क्वांटिटी लिख के दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दिस इज 2/5 mr²। याद है बच्चों? और मैंने आपको क्या बोला था कि R में चेंज किया गया है, R में बदलाव किया गया है, चेंज्ड बाय 0.5%। तो मैंने आपसे पूछा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना चेंज आएगा। तो अगर आपने ऐसा कर दिया होगा, परसेंटेज चेंज इन I, इसमें इसका पावर कितना है? 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5% से, और आपका आंसर बिल्कुल आसानी से कितना आ गया होगा? 1%। आपका ये आंसर आ भी गया होगा और आप आंसर लाने के बाद बहुत खुश भी हो गए होंगे, लेकिन ये खुश होने की बात नहीं है क्योंकि आपका आंसर है बिल्कुल गलत। ये 1% नहीं होगा। तो फिर तुम बोलोगे कि ये 1% क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है कि जरूर किसी ट्रिक में ही समस्या है। ट्रिक में समस्या नहीं है, तुम्हारे सोचने में समस्या है। अब देखो ये 1% क्यों नहीं हुआ। अब इसका जवाब मैं भी आपको दे रहा हूं कि हम लोग सीधा पावर को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए। देखिए, सबसे पहली बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस स्फीयर का निकालना है वो स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है। कैसा स्फीयर है बच्चों? सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो बात कर रहे थे हम लोग सॉलिड स्फीयर का, और इसमें देखो ये मास भी है और रेडियस भी है। आपको ऐसा फील हो रहा है, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें बच्चों मास भी है और रेडियस भी है। अब आप देखो, जब आप रेडियस को चेंज कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो ना कि इधर केवल रेडियस चेंज हो रहा है, मास को आप क्या लेके चल रहे हो? कांस्टेंट। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। मास क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि देखो कार में क्या था कि मास कांस्टेंट था, क्योंकि कार की वेलोसिटी बढ़ा रहे थे, उससे मास को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर तुम खुद सोचो, ये रेडियस है इसका r, और अगर आप r को इंक्रीज करोगे तो इसका जो वॉल्यूम है 4/3 πr³, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और कोई चीज का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बताओ मास भी इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि रेडियस चेंज करने से मास में भी बदलाव आएगा। तो रेडियस का सिर्फ चेंज से ये नहीं बदलेगा, बल्कि ये तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है बच्चों तो मास भी इंक्रीज कर रहा होगा, और इन दोनों के इंक्रीज का असर यहां पे आपको देखना होगा। तो सवाल है फिर कैसे सॉल्व करें? जवाब है, इसका जवाब है, देखो अब तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि एक टर्म होती है डेंसिटी। कौन सी टर्म होती है? डेंसिटी। अभी मैं इधर लिखता हूं, डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो। ये जो सिंबल है
ये क्या है बच्चों? रो, RHO, रो। अब ये सिंबल है, तो किसी भी चीज का जो डेंसिटी होता है, किसी भी चीज की जो डेंसिटी होती है वो उसके मास को वॉल्यूम से डिवाइड करने पे मिलती है। मास को, और किसी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी मिल जाएगी। मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम को इकाई वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब आयतन, इकाई वॉल्यूम, इकाई आयतन में जो मास यानी द्रव्यमान, इकाई यानी यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डेंसिटी। और डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो होती है कांस्टेंट। अब जैसे देखो ये कांस्टेंट होती है और डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी आकार आकार पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाओगे, देखो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली मास बढ़ेगा, तो ऊपर वाला भी बढ़ेगा, नीचे भी वाला भी बढ़ेगा, तो ये रो क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। डेंसिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब आयरन की डेंसिटी कुछ और होगी, कॉपर की डेंसिटी कुछ और होगी, प्लास्टिक की डेंसिटी कुछ और होगी, वाटर की कुछ और होगी। हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ डेंसिटी होता है, लेकिन डेंसिटी खुद में क्या होता है? कांस्टेंट। तो एक काम कर सकते हैं, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू, वॉल्यूम को उधर भेज दोगे तो रो इंटू वी, तो यानी किसी बॉडी के मास के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वी। अब आ जाओ यहां पे, अब यहां हमारा क्या फॉर्मूला है बच्चों? फॉर्मूला हमारा है I इक्वल्स टू 2/5। ओके, तो लिख दिया हमने 2/5। मास की जगह क्या रख दिया हमने? तो मास की जगह हमने रख दिया रो इंटू वी, रो इंटू वी। अब ये रो तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम देखो कितना आराम से आ जाएगा, ये हो गया R², फिर हो गया 2/5 इंटू रो। अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई R³, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई R³ होता है, और इनटू क्या लिख दिया हमने? R²। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गई 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 15, ये हो गया रो, ये हो गया पाई, और ये हो गया R⁵। तो ऑटोमेटिकली देखो अब ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। जो फॉर्मूला I इक्वल टू 2/5 mR² था, वो फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया I इक्वल्स टू 8/15 रो पाई R⁵। अब इसमें देखो 8, 15 रो पाई, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये तो कांस्टेंट्स है ना भाई, इसमें कोई बदलने वाला तो है नहीं। अब तुम बोल सकते हो कि I सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है और R का पावर कितना है? 5। यहां कोई पूछेगा कि भाई ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, तो कहना कि यहां R इसमें भी छुपा हुआ है, क्योंकि R के बढ़ने से सिर्फ ये फैक्टर नहीं बल्कि ये फैक्टर भी बढ़ रहा है, इसलिए हमें यहां दिख नहीं रहा है कि आखिर R के बढ़ने से I पे कितना असर पड़ेगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो इसमें मैंने सारे को कांस्टेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, अब तो सिर्फ क्या बच रहा है? R। तो R का जो पावर है 5, तो सीधा सीधा दिख गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन I इज इक्वल टू 5 इंटू, अब देखो R में कितना चेंज आया? 0.5% का, तो इसको 0.5% से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट 2.5%। तो दोस्तों जिसने भी 2.5 कैलकुलेट किया उसका राइट आंसर है, और कॉन्सेप्ट यहां पे ये था, डेंसिटी घनत्व के बारे में मैंने जो चीज बताई आप उसे याद रखेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला होमवर्क था, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो एक कार है जिसका मास है m, है ना, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कार जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो
तो सीधी सी बात है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेलोसिटी में चेंज किया गया है 20% से, ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेलोसिटी में जो बदलाव की गई है बच्चों, कितने से? 20% से। वेलोसिटी 20% से इंक्रीज कर दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना का चेंज आएगा? तो फिर अगर आपने जल्दीबाजी में एक काम किया, क्या किया आपने कि यहां पे इसका पार्ट 2 है ना, तो आपने कर दिया कि भाई तुरंत आसान है ये तो, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 into 20%। आपने आंसर 40% कर दिया कि सर ने तो सिखाया हुआ है पावर से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे ये हो जाएगा रॉन्ग। देखो, पावर से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा था क्योंकि उन सभी में हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे, जो पावर आगे आता था उस चीज का हम लोग फायदा उठा रहे थे। और तुमको मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन वाला मेथड लेस देन 5% के लिए करते हैं, क्योंकि वो छोटा चेंज के लिए। बड़े चेंज के लिए आप डेल्टा के थ्रू जाओगे, डी के थ्रू नहीं जाओगे, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। इसमें डाउट नहीं है कि इससे जो आंसर 40 आया, जो करेक्ट मेथड है, उससे आंसर इसी के आसपास आएगा, लेकिन 40 नहीं होगा। कोई भी तुमसे पूछेगा पावर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया तुमने, तो सीधा कहना कि पावर से मल्टीप्लाई करने वाली बात जो होती है स्मॉल चेंज लाइक 5% से लेसर के लिए होती है, उससे ऊपर वाले के लिए नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में 6 दे देगा, वो देगा तो 5 से दूर ही देगा, 8 देगा, 9 देगा, 10 देगा, तो उस केस में आप ये नहीं करना, ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? तो चलो, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो मैं अब आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ये मेथड बिल्कुल नहीं होगा। पावर से मल्टीप्लाई करने वाला मेथड स्मॉल चेंज के लिए होता है, जैसे 0.5, 0.6, 0.2, 2.2%, वहां तक चलेगा, लेकिन बड़े चेंजेस के लिए आप वो नहीं करोगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मेरे को निकालना होगा तो चेंज का बेसिक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? चेंज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो किसमें चेंज कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी में। तो सीधी सी बात है, तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। आ रही है बात समझ में? तो यहां डेल्टा वाले फॉर्मूला से चलेगा, और डेल्टा के को क्या लिखेंगे? KF माइनस KI अपॉन KI इंटू 100। अब एक काम करो, सबसे पहले KI निकालते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वो तो हो गई हाफ mv², क्योंकि इनिशियली आपका जो पार्टिकल है वो कितने वेलोसिटी से चल रहा है? v से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? तो हाफ mv²। अब कह रहा है वेलोसिटी बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, कितने परसेंट से? 20% से। अब सोचो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी v है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो, इनिशियल को बढ़ा दिया गया, कितने परसेंट से? 20% से। तो सीधी सी बात हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल प्लस इनिशियल का 20%। आ रही है बात समझ में? इनिशियल वेलोसिटी में को बढ़ा दिया गया, कितने परसेंट से? 20 से। तो v प्लस v इंटू 20। आ रही है बात समझ में? अब देखो, इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v, और ये हो जाएगा 20/100, एंड ये कैंसिल होके 1/5, यहां 5 एलसीएम, v प्लस v डिवाइडेड बाई 5, 6v/5। ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब जब फाइनल वेलोसिटी आ गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दोगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इनिशियल कितनी है? हाफ mv², तो फाइनल कितनी होगी?
हाफ m इंटू 6v/5 का स्क्वायर। ओके, तो kf हो जाएगा हाफ m इंटू 6v/5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 36/25, 36/25 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया kf। अब आ जाओ, वैल्यूज पुट करो। kf कितना लिखोगे? 36/25 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। ki इनिशियल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहां हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहां हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो 36/25 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा और नीचे से कैंसिल कर दो। तो देखो क्या आंसर आया। ऊपर में 36/25 माइनस 1 इंटू 100। आ रही है बात समझ में? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 25 को एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 25 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 11/25 इंटू 100। ये 4 टाइम्स में कट गया। देखो आंसर आया 44%। तो हम लोग रॉन्ग मेथड से 40% निकाले थे, और जबकि इसका ट्रू आंसर होगा बच्चों 44%। ओके, तो ध्यान से देख लो कि 5% से ऊपर वाले में क्या करना है आपको, कैसे आपको इसको अप्रोच करना है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग एक इक्वेशन यहां पे और हम तुमको डेवलप करके दिखा रहे हैं। देखो दरअसल ये जो इक्वेशन अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये वर्क पावर एनर्जी में है ना, लेकिन अभी मैं उसका यूज थोड़ा सा यहां करूंगा ताकि आप इस चीज को और समझिए। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। या देखो कौन सा एग्जांपल है ये, देखो मान लो कोई कार है, ठीक है, ये वे वेलोसिटी से जा रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम कितना हो गया? अब मोमेंटम देखो, मोमेंटम जानते हो ना क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, मैंने रिवीजन करने को भी बोला था। तो मोमेंटम जो होता है बच्चों, मोमेंटम ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो P हो गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो तुम यहाँ पे K और P दोनों ही मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग चाहें तो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। एक काम करो, आपने इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर V स्क्वायर। ओके, फिर एक काम करो, फिर इसको लिख सकते हो P स्क्वायर अपॉन M V स्क्वायर, सॉरी P स्क्वायर अपॉन M इक्वल टू M V स्क्वायर। कैसे वो समझ में आया बच्चों? देखो V स्क्वायर का V स्क्वायर यहां रह गया और एक M को इसके नीचे डाल देंगे तो ये सिर्फ क्या बच गया? M V स्क्वायर। अब यहां से आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू है हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो? तो K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये देखो, आज से अगर तुम्हें कोई पूछे, हालांकि हम लोग वर्क पावर एनर्जी में फिर से लिखेंगे, ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी में फिर से लिखेंगे, या हम लोग बस ऐसे ही इसका यूज करने को देख रहे हैं। तो K इक्वल्स टू क्या है बच्चों? पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, जहां P हो गया मोमेंटम का स्क्वायर और मास हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन है। अब एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये है कि इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल
particle is momentum of a particle is increased by 50%. If momentum of particle is increased by 50%, then what will be change in काइनेटिक एनर्जी? मान लो, देखो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, मास तो कांस्टेंट होती है कार की, तो मोमेंटम पे कौन डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। और मोमेंटम में कितने से बढ़ोतरी की गई है, कितना से इंक्रीज किया गया है? 50% से। मोमेंटम को बढ़ा दिया गया है 50% से। तो मोमेंटम को अगर आपने 50% से बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, ये अपने को जानना है। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मोमेंटम 50% से इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज करेगी। पहली बात, ये पावर से 50 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर बात वही हो गई, बड़ा परसेंटेज चेंज है, तो फिर आपको करना पड़ेगा काम। तो एक काम करते हैं, पहले तो देख लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया p²/2m। चलो अब एक काम करो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मोमेंटम भी फाइनल निकालना होगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? तो इनिशियल मोमेंटम को अगर हम लोग p मान के चल रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम होगा p प्लस p का 50% होगा ना भाई। तो ये हो गया आपका p इक्वल्स टू p फाइनल इक्वल्स टू p प्लस 50%, मतलब 50/100 तो p/2। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3p/2। ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? p²। तो फाइनल मोमेंटम है आपका 3p/2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2m। तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 2 हो गया 4, तो ये हो गया 9p²/8m। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये कितना हो गया? 9p²/8m। 8m कैसे हुआ? 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब 4 इंटू 2 8 हो गया। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि चेंज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सीधी सी बात है k फाइनल माइनस k इनिशियल डिवाइडेड बाई k इनिशियल इंटू 100। अब फाइनल k पता है आपको, तो क्या लिखोगे? 9p²/8m माइनस p²/2m डिवाइडेड बाई p²/2m इंटू 100। अब इसमें क्या करोगे? p²/m को कैंसिल कर दो, ठीक है? तो p²/m को कैंसिल कर दो, और अब जगह तो मेरे पास बच नहीं रहा है, तो आप जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं इधर वाले को मिटा देता हूं। आप जल्दी से इसे लिखो। तो देखो बच्चों, तो परसेंटेज चेंज इन के, ठीक है? ये पहले वाला ही लिखा हुआ है, यहां मैंने रब किया है। अब देखो वहां पे, तो p²/m कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? 9/8 माइनस 1/2/1/2 इंटू 100। अब 9 8 में यहाँ पे 8 एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4, है ना? 8 एलसीएम लिया तो हो जाएगा 9 माइनस 4 और अपॉन 1/2 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 5 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1000/8। करके देख लो आप, बहुत आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको सॉल्व करो तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 125। तो देखो, तो आंसर आ गया
कि अगर मोमेंटम में तुम 50% का चेंज किए तो काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज आया, 125% का। तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े चेंज को कैलकुलेट करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा बल्कि ऐसे चेंज निकालेंगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो आप 2-3 बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन का, आप एक बार लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो फटाफट फटाफट लिखो। लिख लिया आपने? चलो ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बच्चों डिफरेंशिएशन का एक आखिरी यूज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हालांकि उसको यहाँ पे समझेंगे नहीं क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड है, और ग्राफ हम लोग अलग से टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे इसके बाद, कैलकुलस के बाद। तो मैं उसको बस सिर्फ लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन का आखिरी यूज। तो देखो आप यहां पे डिफरेंशिएशन is used to find slope of any graph। किसी भी ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट करने में आपको ये मदद करता है, क्योंकि स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ ये होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज होता है आपका dy/dx। तो अभी आप इसको समझने का प्रयास मत करना क्योंकि हम लोग ग्राफ पढ़े ही नहीं है, तो अभी बस मैं यहां लिख दे रहा हूं और आपको मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने वहां पे आपको लिखवाया था। ये पॉइंट आपको समझना नहीं है, ये पॉइंट हम लोग ग्राफ में समझेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि डिफरेंशिएशन के मदद से ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि बाय डेफिनेशन स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है, और हम लोग कैलकुलस में यहां सीख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx। ओके बच्चों, तो ये डिफरेंशिएशन का आखिरी यूज है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा, ये इतना बड़ा नहीं है, जो इंटीग्रेशन है इससे छोटा है। तो कैलकुलस याद करो, कैलकुलस का हमने दो हिस्सा बनाया था, एक बनाया था डिफरेंशिएशन और एक बनाया था इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग शुरू करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन। आज ही शुरू करते हैं क्योंकि अभी आधा टाइम बचा हुआ है अपना, तो इस टाइम में हम लोग यूज पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग का कैलकुलस का अगला पार्ट है इंटीग्रेशन। अब देखो ये डिफरेंशिएशन से थोड़ा छोटा तो है, लेकिन इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली डिफरेंशिएशन के ये ठीक अपोजिट होता है। अभी जब इसके रूल्स को आप देखोगे तो जो काम आप डिफरेंशिएशन में किए, जो रूल डिफरेंशिएशन का था, उसका ठीक ये अपोजिट। जैसे डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएट करना, अलग करना, किसी एक इंस्टेंट के बारे में बात करना। और इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, सबको जोड़ना एक साथ। डिफरेंशिएट मतलब कोई पर्टिकुलर, किसी खास के बारे में बात करना, और इंटीग्रेशन का मतलब सबको जोड़ना। तो देखो एकदम अपोजिट है। डिफरेंशिएट का मतलब किसी खास के बारे में बात करना, इंटीग्रेशन का मतलब सबको जोड़ना। तो ये सुनने में भी लगता है कि ये दोनों होना चाहिए अपोजिट, और ये फैक्ट भी है कि डिफरेंशिएशन से टेक्निकली इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट। आप रूल्स में भी देखोगे कि द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। लेकिन इस डेफिनेशन को अगर मैं लिखवा दूं तो इससे आपको इंटीग्रेशन ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से पहले इंटीग्रेशन समझाता हूं कि इंटीग्रेशन है क्या, समझ गए ना। अब जैसे देखो कैसे इंटीग्रेशन के बारे में दिमाग में हम लोगों के आया, मैथमेटिशियन के दिमाग में आया कि इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या पूरा कैलकुलस न्यूटन ने डिस्कवर किया था।
और न्यूटन फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो इसी से मैं बता रहा हूं ना कि फिजिक्स में कितना यूज है इन चीजों का। तो अब देखो इंटीग्रेशन का क्या कैसे सेंस बनता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस सर्कल का एरिया कितना है, तो तुम आराम से इसको याद करके रखे हुए हो पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर स्क्वायर दिया हुआ है इस तरीके से जिसका लेंथ एल है, तो एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर। रेक्टेंगल दिया हुआ है बच्चों, लेंथ एल विड्थ बी, तो एरिया हो गया आपका एल इंटू बी। ट्रेपीजियम दिया हुआ है तो भी आप आराम से बोल दोगे, मान लो ये x1 है, ये x2 है और बीच का लेंथ आपका l है, तो आप बोल दोगे एरिया हो जाएगा l इंटू x1 प्लस x2। तो इन स्ट्रक्चर्स का देखो, ये सर्कल हो गया विड्थ, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये सबलंब चतुर्भुज हो गया यानी ट्रेपीजियम हो गया। इन सब का एरिया आपको पहले से याद है, ठीक है ना। लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ की जब बात करते हैं, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ ऐसे ऐसे ही एरिया मिलते हैं? क्या हमेशा जो भी चीज हमें एरिया के फॉर्म में दिखता है, क्या वो इनसे ही किसी से रिजेंबल करता है, या वो ट्रायंगल हो सकता है, क्या ऐसा ही बस यही स्ट्रक्चर का हो सकता है? तो जवाब है एब्सोल्युटली नो। रियल लाइफ में तो किसी भी तरीके का एरिया हो सकता है, जैसे रोड भी जैसे तैसे मुड़ती है ना, कोई भी प्लॉट है तो उसका कुछ भी एरिया हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे स्क्वाड्स में कटे हुए हैं या फिर आपको ट्रेपीजियम में कटे हुए हैं। तो ऐसा रैंडम एरिया को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे सो देखो। पहले तो ये समझ में आया, ये सब तो हम लोग जानते हैं पहले से। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आप सोचो कि उसका एरिया कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको तो हम लोग मिटा देते हैं पहले, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पहले से सब कुछ ये सब पता है। अब मान लो कि एक एरिया ऐसा है, अब देखो, अब ये एरिया देख के तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि ऐसा एरिया कैसे आ गया, लेकिन है तो क्या कर सकते हैं। अब ये एरिया ऐसा है, अब इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो आप फैक्ट समझो, जरा सच्चाई समझो, क्या आपको लगता है कि इसका एरिया हम लोग उस तरीके से फॉर्मूला से बना सकते हैं इसके लिए? तो जवाब है नो। क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो सुनो, मान लो कि ये जो एरिया दिया हुआ है वो किसी कोऑर्डिनेट के बीच में, आपको तो मैंने पहले ही बोला है कि फिजिक्स में जब डील करते हैं तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। मान लो ये एरिया फैला हुआ है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x0 तक। ये एरिया शुरू हो रहा है x इक्वल टू 0 से और खत्म हो रहा है x इक्वल टू x0 तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एरिया, ये मान लेते हैं x एक्सिस और ये मान लेते हैं y एक्सिस, इसके बीच में ये एरिया है आपका। अब एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया में ध्यान से सुनते रहना, एक छोटा सा पोर्शन कट करो, बहुत छोटा सा, ये पोर्शन कर सकते हैं कट। ये जो चौड़ाई है ये बहुत कम है, जितना तुम्हें दिख रहा है ना भाई, जितना तुम्हें दिख रहा है उससे करोड़ों करोड़ों टाइम्स छोटा है। तो उतना छोटा तो बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है। तो इतने छोटे से लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, dx। इस छोटे से लेंथ को क्या हो सकते हैं, dx।
और देखो इन दोनों साइड को, ये और ये, अगर ये दोनों लाइन देखो वर्टिकल लाइन, ये लाइन और ये लाइन, अगर ये दोनों लाइन बहुत पास में होंगी तो हम इन दोनों का लेंथ भी सेम अज्यूम कर सकते हैं। जैसे देखो ऐसे है, तो अगर ये दोनों लाइनें दूर दूर होती तो ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन अगर ये लाइन एकदम पास में ड्रॉ होगी तो इन दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा या नहीं होगा। तो देखो अब ये जब बहुत पास में हो गई तो इन दोनों का लेंथ हमने मान लिया y, सेम अप्रोक्सीमेशन चल रहा है ये सब, रियलिटी में तो समझ ही रहे हो ना। लेकिन dx रियलिटी में भी dx तुमको ना दिख रहा भी, अगर तुम इसको बहुत छोटा कर दोगे तो ये लाइनें पास में एकदम आ जाएंगी, तब तो इन दोनों का लेंथ सेम लगेगा ना तुम्हें। ऊपर से ये लाइन भी आपको स्ट्रेट लगेगा, क्योंकि कोई लाइन जो टेढ़ा लाइन है, जैसे देखो ये आपका कर्व लाइन है, लेकिन अगर इस कर्व लाइन का बहुत छोटे से पोर्शन को देखोगे, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो बहुत छोटे से पोर्शन को हम लोग चाहें तो स्ट्रेट अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। एजम्पशन है, मान्यता है, मान लेंगे। तो हमने इसको भी स्ट्रेट मान लिया। तो अब एक बात देखो, यहां पे इस एरिया को बाहर बना के दिखाते हैं तुमको। ये हमारा एरिया बन गया। अब इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है dx, और लेंथ कितनी है y। तो अब ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है dx है और लेंथ y है, ये अब क्या है, एक रेक्टेंगल। और ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो छोटे से पोर्शन को दिखाने के लिए dA का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत छोटा सा रेक्टेंगल कटा, तो इसका एरिया भी बहुत छोटा सा होगा। तो बहुत छोटे से एरिया को शो करने के लिए a के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, dA। क्या लिखेंगे बच्चों, dA। छोटा सा एरिया है इसलिए हमने क्या लिख दिया, dA। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों y इंटू dx, मतलब लेंथ लंबाई इंटू dx यानी विड्थ यानी चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई दैट इज y dx। तो बच्चों जरा ध्यान दो यहां पे, यानी इस छोटे से पोर्शन का जो छोटा सा एरिया हुआ, ये हो गया y इंटू dx। इसको हमने क्या अज्यूम कर दिया, रेक्टेंगल। अब सोचो इस पूरे पोर्शन का तो एरिया अभी नहीं निकल पाया, ध्यान से सुनते रहना। इस पूरे पोर्शन का एरिया तो नहीं आ पाया है क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस छोटे से पोर्शन का तो हमें फॉर्मूला मिल गया ना। क्या फॉर्मूला मिल गया, छोटा सा एरिया इक्वल टू y इंटू dx। अब एक बात सोचना कि अगर हम इस छोटे से पोर्शन का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से में काटते चले जाए। अब सोचो कि अगर ये dx बहुत छोटा है तो यहां से लेके यहां तक सैकड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा, बिलियंस ऑफ बिलियंस छोटा छोटा टुकड़ा कट जाएगा। और उन सभी को अगर ऐड कर दे, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा काटे तुमने, और इन सभी के एरिया को अगर तुम ऐड कर दोगे, सभी के एरिया को अगर ऐड कर दोगे, तो तुम्हें इसका पूरे का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो कहोगे सर सुनने में तो अच्छा लगता है कि ऐसा छोटा छोटा बिलियंस ऑफ बिलियंस अरबों अरबों टुकड़ा काट के सबको रेक्टेंगल बना के ऐड कर लेंगे तब तो मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को काट के जोड़ेंगे कैसे, ऐड कैसे करेंगे। ऐड करना तो आसान काम है नहीं, तो क्या, तो कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो जैसे पहले डिफरेंशिएशन एक मशीन की तरह काम करता था, एक ऑपरेटर की तरह काम करता था, वैसे ही एक नया मशीन लाना पड़ेगा। और बच्चों उसी मशीन का नाम है ये। अब ये सिंबल देखो, जैसे वहां पे d बाई dx था और उसमें y डालते थे तो प्रोडक्ट मिल जाता था हमको कुछ ना कुछ, वैसे ही ये मशीन थोड़ा और भी सिंपल हो गया। अब ये मशीन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। ये लाइन जो है ये इंटीग्रल है।
अब इसमें अगर तुम डाल दोगे छोटा सा एरिया DA, तो ये सारे एरिया को ऐड करके दे देगा A। इस मशीन में जो भी छोटा सा डालोगे उसको ये ऐड करके टोटल कर देगा, यानी ये एडिशन का काम करेगा, ऐड करने का काम करेगा। इंटीग्रेशन क्या करेगा बच्चों? ऐड करने का काम करेगा। तो सीधी सी बात है, जहां DA है वहां लिख देंगे y dx। देखो डियर y dx, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि यहां पे हमने इंटीग्रेट किया किसको? y को x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल गया? एरिया। तो इसी को ऐसे बोलेंगे। तो कितना आराम से आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन कुछ और नहीं है बल्कि एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? छोटे छोटे चीजों को ऐड करना। और यहां इसने किसको ऐड किया? y dx को ऐड किया। और इसको मैथमेटिकली पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आ रही है बात समझ में? तो देखो, अब तुमसे कोई भी पूछेगा इंटीग्रेशन है क्या, तो टेक्निकली तो ये डिफरेंशिएशन के अपोजिट होता है, जो अगले क्लास में मैं बताऊंगा जब इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या है, तो कहना इंटीग्रेशन एक टूल है जिसका काम किसी फंक्शन को ऐड करने में होता है, किसी क्वांटिटी को ऐड करने में होता है। ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। आई बात समझ में? अब देखो यहां एक चीज और है। जब हम इसको बोल रहे हैं कि एक मशीन है y dx और हमें क्या मिल गया? एरिया। तो अगर 0 से x0 तक का एरिया चाहिए किसी को, किसी को चाहिए कि नहीं, जैसे मान लो एक सेकंड के लिए इस पॉइंट को मान लो, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को x1। किसी को एरिया चाहिए x1 से लेके x0 तक, मतलब इतना ही एरिया चाहिए। तो मशीन को क्या कहोगे? यहां से ऐड करने के लिए या x1 से x0 तक? सीधी सी बात है ना कि अगर पूरा एरिया चाहिए x = 0 से x तक, तो आप मशीन को कहोगे यहीं से कट करो और यहां तक कट करके तब ऐड कर दो। लेकिन अगर उसे कहोगे कि यार हमको x1 से x0 तक का बताओ एरिया, तब तो यहां से कट करने का जरूरत नहीं है, तो यहां से कट करेगा x1 से कहां तक? x0 तक। तो मशीन को यह बताना जरूरी होता है कि तुम्हें कहां से कहां तक जोड़ना है। तो इसी को इंटीग्रेशन में बच्चों बोलते हैं लिमिट। और ये जो तुमने सिंबल बनाया, इसी पे लिखना पड़ता है कि जैसे यहां पे अगर मान लो तुमने x1 से x0 तक किया, तो x0 तक पहुंचना है, तो यहां x0 लिख देंगे। ये हो गया, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे बच्चों? अपर लिमिट। यहां लिख देंगे मशीन के ऊपर। और ये हो गया, देखो मैं बार बार मशीन बोल रहा हूं लेकिन आप समझो मशीन मतलब इंटीग्रेशन। और ये क्या हो गया बच्चों? लोअर लिमिट। तो जब जहां से इस मशीन को ऑपरेट करना शुरू करना है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और जहां तक इसे काम करना है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट को फिजिक्स की भाषा में इनिशियल भी बोलेंगे, क्योंकि फिजिक्स में इनिशियल का मतलब होता है जब से शुरू करना है, और अपर लिमिट को क्या बोल देंगे बच्चों? फाइनल। आ रही है बात समझ में? तो इंटीग्रेशन में एक चीज और हमें देखना पड़ता है, वो क्या है? लिमिट। ओके, कि मशीन को कहां से कहां तक काम करना है। तो ये एक चीज मैंने आपको बताया, इससे आपको फिजिकली थोड़ा सेंस बना होगा कि इंटीग्रेशन आखिर करता क्या है। इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ता है, ऐड करता है, किसी भी छोटे चीज को जोड़ देगा और टोटल बना देगा। और उसको ऐड करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तुमको ऐड करना है, तो वो क्या कहलाएगा? लिमिट। आई बात समझ में बच्चों? अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बैठ जाए कि ये हमेशा एरिया ही निकालेगा। वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये एरिया को भी ऐड करता है। ये कुछ भी ऐड कर सकता है, मास को भी। मान लो ढेर सारा मास है, अब तुम नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं हो रहा है, तो इंटीग्रेशन से हम लोग ऐड करके मास निकाल लेंगे। चार्ज को ऐड करेगा, डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते, कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है। ये एक एग्जांपल है एरिया के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो और हम लोग
अब देखो आज का वीडियो का लेंथ इतना है नहीं कि इसके फॉर्मूला पे हम लोग पहुंच जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो पूरी तरीके से इंटीग्रेशन को डेडिकेटेड होगा, इंटीग्रेशन के लिए ही होगा। तो उस दिन हम लोग इसका ढंग से पूरा हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है। तो कल तो संडे है, तो मंडे से हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। छोटा सा ही है ये, 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लो और जो परसेंटेज चेंज है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लेजेड इंटीग्रेशन को शुरू कर देंगे।